ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास पे बहुत अच्छा लगा मेरे को। वेदिका का सबसे पहले मेरे पास होमवर्क आया, उसके बाद मेरे पास दिव्यांशी का आया, जानवी का आया, सबका होमवर्क अच्छा था। पुलकित थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई नहीं, मैं उसको कंसीडर करूंगा क्योंकि पुलकित का होमवर्क बहुत अच्छा था। तो पांचों बच्चों के होमवर्क बहुत ही अच्छे थे और सबके मार्क्स 1 है। सबसे पहले था वेदिका का, ये बात हम मतलब हमें पता होनी चाहिए, सबसे पहले वेदिका ने भेजा और बहुत ही अच्छे से किया है। दिव्यांशी का होमवर्क बहुत अच्छा था, उससे सारे फ्लोचार्ट्स वगैरह बहुत बढ़िया से जैसे मैंने बोले थे बिल्कुल वैसे ही उसने बनाए। राघव ने अभी भेजा। राघव क्या लेट कैसे हो गया भाई? राघव क्यों तूने क्यों नहीं किया उस दिन क्यों नहीं भेजा? जी सर, बहुत सारे ट्यूशन थी सर, टाइम नहीं मिला था, सॉरी। अक्षत ने तो भेजा ही नहीं। अक्षत क्या चक्कर है भाई, अभी तक होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया है? हाँ जी, और कनव, कनव ऐसे तो नहीं चलेगा काम, पहले तो वीडियो ऑन करो। कनव और अक्षत और जीके, आप भी। अगेन इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है लास्ट वाले टॉपिक में? जो लास्ट टॉपिक था, दोनों आर्ट एंड साइंस अच्छे से हो गए? ठीक। आइए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोफेशन। ठीक है, ओके। तो अब मुझे ये बताइए कि प्रोफेशन होता क्या है, व्हाट इज अ प्रोफेशन? ये आप लोगों ने पिछली बार भी पढ़ा था 11th क्लास में भी, तो मुझको बताइए कि प्रोफेशन होता क्या है, बताइए। कौन बताएगा? कौन बताएगा प्रोफेशन क्या होता है? जैसे कुछ प्रोफेशंस का नाम लेते हैं, जैसे डॉक्टर तो हो जैसे गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, लॉयर हो गया, है ना, सीए हो गया। जिसके लिए प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है। हाँ, सीए प्रॉपर डिग्री चाहिए होती है। और क्या चाहिए होता है? एक एजुकेशन, आपको ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना एग्जाम्स दिए के लिए आप उसके बाद अपनी आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं डॉक्टर के लिए, उसमें आपको डिग्री चाहिए प्लस ट्रेनिंग चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि कोई भी मुंह उठा के प्रोफेशनल नहीं बन सकता। फॉर बिकमिंग फॉर एग्जाम्पल, फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव टू गेट द डिग्री। ठीक है, आपको डिग्री चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, यू हैव टू बी स्मार्ट, एक अच्छी शक्ल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तभी जाके आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हैं। है सही कह रहा हूं? ओके। तो प्रोफेशन की अगर हम बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोफेशन क्या होता है यहाँ देखेंगे। प्रोफेशन की पहले एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, यहाँ ध्यान देंगे। प्रोफेशन is an occupation which is backed by backed बैक का क्या मतलब होता है? सपोर्टेड। कुछ बच्चे यहाँ पे बैक्ड लिख देते हैं, गलत मत करना। बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन व्हिच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। जल्दी से याद करेंगे इस डेफिनेशन को। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। मैं 3 बार बोलूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। और एक ऑक्यूपेशन, profession is an occupation which is backed by specialized knowledge and training, पहली बार। profession is an occupation which is backed by specialized knowledge and training, दो। profession is an occupation which is backed by specialized knowledge and training, तीन। profession is an occupation which is backed by specialized knowledge and training, चार। profession is an occupation which is backed by specialized knowledge and training, पांच। जल्दी से याद करिए, जल्दी से याद करिए। सर हाँ जी दिव्यांशी। सब बोर्ड थोड़ा लेफ्ट में अच्छा नहीं, मैं इधर, अच्छा मैं इधर लिख दूं बेसिकली, आप ये कह रहे हैं। अब दिख रहा है वैसे तो? यस सर। हाँ वैसे नहीं, मैं इधर लिखूंगा। जल्दी से याद करिए। हो गई, चल अब इसको हटाते हैं। तो अक्षत बताएगी मेरे को। अक्षत जल्दी से बताओ डेफिनेशन क्या है। अक्षत पहले तो वीडियो ऑन करो, जल्दी से बता डेफिनेशन क्या है। अक्षत, क्या हो गया अक्षत? चलिए राघव आप बताइए जल्दी से। Profession is an occupation which is backed by specialized knowledge and training. ठीक है, चलिए सबको याद हो गई। एक बार जानवी बताएगी, जानवी जल्दी से बताओ। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। ओके, गिरीश। Profession is a occupation which is backed by specialized knowledge and training.
ओके, वेदिका, Profession is an occupation specialized by knowledge and backed by, which is backed by हाँ, backed by specialized knowledge and training. वेरी गुड। अब आते हैं यहाँ पे, अब हम 5 फीचर्स की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने आर्ट के फीचर्स किए थे 3। पुलकित, आर्ट के क्या थे 3 फीचर्स यार? मैं भूल रहा हूँ, आर्ट के क्या थे? आर्ट के थे पर्सनल एप्लीकेशन थी, ठीक है, और बेस्ड ऑन थियोरेटिकल नॉलेज था, based on, क्या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हाँ, और एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, और बेस्ड ऑन हाँ बोल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। चल। अब यहाँ देखिए बच्चों, जैसे 3 थे आर्ट के, दिव्यांशी 3 साइंस के क्या थे? साइंस के 3 फीचर्स क्या थे दिव्यांशी? सर यूनिवर्सल वैलिडिटी। वेरी गुड, और बस एक ही? सर और याद है सर, आपने लिखवाया था हाँ सम पीपल आर यूनिक, वो याद है। हाँ बोलो, और ये याद है, स्लैंग याद हो गया, वो नहीं याद है। पी से क्या था? प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। और यू से क्या था? ऐसे था Universal validity. यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, चलिए यहाँ ये फीचर्स। तो सबसे पहले इसका फीचर क्या है प्रोफेशन का? ऐसे तो है क्या सर? ऐसे सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो बोला था उसने, पहले तो बोला था उसने सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बोला। ठीक है। ओके, यहाँ ये पहला फीचर क्या होता है इसका? जैसे उसमें सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, अब इसमें हेडिंग्स पे ध्यान देना, इस पे है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहला फीचर क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, सेकंड फीचर क्या है? अभी सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देना। सेकंड फीचर है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बहुत अच्छे से याद समझेंगे सबको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। थर्ड फीचर क्या है हमारा? सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। फोर्थ फीचर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, restricted entry, and fifth feature professional association, professional association। ठीक है, अब देखिए सबका फर्स्ट लेटर अगर अंडरलाइन कर दे हम, नीचे कर दो। हाँ जी बिल्कुल, लो। अब सबका अगर हम फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कर दे, ठीक है, WESRP, तो हमारा स्लैंग बन जाएगा वी एंजॉय एट समर रेन पार्टी। वी एंजॉय एट समर रेन पार्टी। जल्दी से हेडिंग्स को याद करेंगे। W से वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, E से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, S से सर्विस मोटिव, T से प्रोफेशनल एसोसिएशन, एंड इससे R से रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जल्दी से हेडिंग्स याद करिए पांचों। जल्दी से हेडिंग्स याद करिए पांचों। well defined body of knowledge, restricted entry, ethical code of conduct, service motive, and professional association। हो गया? सारी याद हो गई? फिर हेडिंग जल्दी से याद करिए, किससे भी पूछ सकता हूं मैं रैंडमली। हो गई सर। चल, पुलकित को डन है। अक्षत गोयल यार शक्ल दिखा दे यार पहले, तेरा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा यार, इतना स्वीट टू क्यूट टू बच्चा है और तू ऐसे वीडियो ऑफ करके बैठा है। वेदिका याद हो गई? जल्दी से कनव, कहाँ गया वो अक्षत जी, कहाँ गया वो? सर ने वॉशरूम गया था बस एक बारी, है वॉशरूम गया था अभी बस, अभी? वॉशरूम गया था बस। हाँ तो एक यार सेकंड। क्लास को स्टार्ट करके वॉशरूम मत जा यार, ऐसे मत कर, पहले जाया कर वॉशरूम यार। ये तुम्हारा ओके। बढ़िया, तो वॉशरूम में जाके बैठ ले जा, मतलब आपको क्या बात हो गई? कोई बात थोड़ी है। ओके, जल्दी से हो गई यार डेफिनेट सारी? आई शुरू करें? ओके,
तो जल्दी से मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। वेदिका जल्दी से बताइए, एस से क्या है? वेदिका Service motive. सर्विस मोटिव। ई से क्या है कनव? ई से क्या है? सर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आर से क्या है जानवी? Restricted entry. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। डी से क्या है दिव्यांशी? सॉरी, ई से क्या है? दूसरे वाले ई से नहीं, एक ही है, एक सॉरी। पी से क्या है? पी से सर पी से प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशन। एंड पुलकित बस हो गया सर। डब्ल्यू से क्या है? well defined एक बार सब Bo- बोलेगा। as- हाँ, बोल बोल। well defined body of Body of knowledge. knowledge. हाँ, एक बार सब बोलेंगे। सब बच्चे अपने आप को अनम्यूट करिए। तो बताइए जल्दी से, डब्ल्यू से क्या है? वेल Well defined Defined body body of of knowledge. टी से क्या है? प्रोफेशनल Professional एसोसिएशन। association. आर से क्या है? आर से restricted entry, एस से service Service motive, motive. और ई से क्या है? एथिकल ethical code of Code of conduct. conduct. जल्दी से आप बच्चे अपने लिस्ट में यहाँ पर डेफिनेशन और पांचों हेडिंग्स लिखिए। जल्दी से डेफिनेशन लिखिए, प्रोफेशन के पांचों हेडिंग्स लिखिए, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके बच्चों, ज्यादा देखने तो किसी और को फॉलो कर लो। किसी और के किसके किसके पता? दिव्यांशी, दिव्यांशी की तरफ इशारा कर रहा है क्या? पुलकित। ओके आइए बच्चों शुरू करते हैं। अब एक एक पॉइंट को सबसे पहले हम प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और फिर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। अब ध्यान इधर, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। देखिए बच्चों, इसको समझाने के लिए एक अच्छा प्रोफेशन लेके चलते हैं। नोबल, वेरी मोस्ट रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, आपको पता ही है कौन सा है? तो सीए की बात करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप लोगों का सौभाग्य, आप एक अच्छे सीए से ही पढ़ रहे हो। चलो एनीवेज, अपने बारे में तो कुछ भी बोलते रहे, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऐसा पॉइंट है, ऐसी है, मुश्किल है, मजाक थोड़ी। मजाक थोड़ी ना, ये देखो ना, बिल्कुल। तो आपको मतलब वो होना चाहिए अपने ऊपर, क्या कहते हैं उसको, गर्व, गर्व होना चाहिए आपको अपने ऊपर। आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज क्या कहते हैं कि चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सीए हो, चाहे लॉयर हो, कोई भी हो, हर प्रोफेशन का अपना एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है, ऑफ नॉलेज होती है। मतलब अगर आप अभी तो 12th में हो और अब आप ये जानना चाहते हो कि अगर मैं सीए करता हूं तो मुझे क्या क्या नॉलेज मिलेगी, मैं क्या क्या पढ़ाई करूंगा, तो यू कैन जस्ट लॉग इन टू द मतलब इंटरनेट पे आप लॉग इन करो या सीए की आईसीएआई की वेबसाइट पर जाओ। वहां पे सारा का सारा कोर्स स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा कि आपका 5 साल का कोर्स रहेगा। पहले साल आपको ये पढ़ाया जाएगा, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, चौथे साल ये, पांचवें साल ये। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको आप ऑनलाइन जाके रिसर्च कर सकते हो कि एमबीबीएस की पढ़ाई में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। मतलब सबको पता है कि इस प्रोफेशन में आप क्या नॉलेज गेन करोगे। ये नॉलेज आप इंडियन इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, इंडियन कॉलेजेस में ले सकते हो, कुछ भी इसमें हिडन नहीं है। तो ऑल प्रोफेशंस हैव अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस इन डिफरेंट कॉलेजेस। समझ में आ गया पॉइंट? कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। मैं ना नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या कोई प्रोफेशन में घुसने के लिए आप ऐसे मन किया, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो अभी कोविड हो रहा था, तो कोविड में आपने देखा दो ही लोग बहुत कमा रहे हैं, एक डॉक्टर एक केमिस्ट, है ना, फार्मासिस्ट और डॉक्टर। और डॉक्टर में, फार्मासिस्ट में ये है कि दुकान लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। तो पुलकित ने सोचा दुकान क्या लगानी, चलो मैं आज ना डॉक्टर बन जाता हूँ। तो इसने अपना बोर्ड लगा दिया, डॉक्टर पुलकित सोई ना, शुरू हो गया ये। तो क्या ये ऐसे कर सकता है? क्या ये ऐसे शुरू हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास डिग्री नहीं है, इसके पास ट्रेनिंग नहीं है, एंड तीसरी चीज इसके पास मेंबरशिप नहीं है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो ये डॉक्टर नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रोफेशन में घुसने के लिए ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के घुस गए, आपके पास एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एक डिग्री होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, समझ में आ गया? तो लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल होती है, सीएस के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होता है। तो हर अपना प्रोफेशन का एक एक बॉडी होती है जो उसके एग्जाम्स कंडक्ट करती है, एंड आपको वो एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रोफेशन में घुसना इतना आसान नहीं है। एक एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने आपको कहा मैं 3 प्रोफेशंस चलो मैं 4 प्रोफेशंस लेके चलता हूं। 4 प्रोफेशंस कौन से हो गए? डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए एंड सीएस, कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसके एसोसिएशन का नाम होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स के एसोसिएशन का नाम होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
सीएस का होता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एंड सीएस का होता है ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको एग्जाम एग्जाम क्लियर कर दिए, उसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी, आप चाहे किसी भी कॉलेज से एग्जाम क्लियर करो, एम्स से करो, एम्स से करो, या जो भी आपका है, जितने भी कॉलेजेस है मतलब डॉक्टर्स के, किसी भी कॉलेज से, सफदरजंग से करो, कहीं से भी करो, आपको उसके बाद इसकी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको एक नंबर मिलेगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी तो डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर के पास जब गए होंगे तो देखा होगा आपने उसके पर्चे के ऊपर एक मेडिकल काउंसिल का नंबर लिखा होता है, DMC नंबर, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, वो होता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। लॉयर्स का भी होता है ऐसे ही, आपको बार काउंसिल के अप्लाई करना पड़ेगा। ICAI का होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए आपका सौभाग्य, अब और भी बच्चों को कहाँ ये सौभाग्य मिलेगा, देखिए आपका ही सौभाग्य है कि आप एक अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, CA से पढ़ रहे हो। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ, आप लोगों को अगर शक हो रहा है कि मैं CA हुई नहीं और आपके सामने बस ऐसे ऐसे फेंक के जा रहा हूँ, तो देखिए मैं आपके सामने क्या दिखा रहा हूँ। अब आप अपनी स्क्रीन को देखना, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूँ जो उससे आपका यकीन बढ़ेगा। तो ये देखिए, मैं आपको, हाँ ओके, यहां देखिए मैंने ये एक साइट खोली है ICAI, जो कि ऑफिशियल साइट है। अबे चल जा, ये तो बेइज्जती हो जाएगी यार। हाँ ये आ गई ICAI, जो कि हमारी एक ऑफिशियल साइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आप अपने घर पे भी खोल सकते हैं। इस पे मैंने लॉग इन किया और अपना एक कॉलम होता है सेल्फ सर्विस पोर्टल, वहां पे मैं आ गया और यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा, ये वो हो गया। ये देखिए मेंबर कार्ड, ये देखिए मेरा कार्ड है, देखिए मेरा नाम अभी आ रहा है यहाँ पे, देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मेरा मेंबरशिप नंबर MRN, ये देखिए 522150। मतलब कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में अभी तक सिर्फ 5 लाख CA, मतलब कितने हैं, 5,22,000 मेरा नंबर था, और जोड़ लो 1 लाख, सिर्फ 6 लाख CA है 150 करोड़ की पॉपुलेशन में। देखिए मेल, मैं मेल हूँ, नेशनैलिटी मैं भारतीय हूँ, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। CA राहुल गुप्ता, मेरी दूसरी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है BCom। ये जब मैंने मेंबरशिप अप्लाई की थी तब मैं MCom नहीं था, MCom मैंने बाद में किया, तो वो इसमें भी एडिशन नहीं है, मेरे फादर्स नेम। और यहाँ पे एक डेट देख रहे हैं आप, 19 जनवरी 2012। इसका क्या मतलब है, इस दिन मैंने इस मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। COP क्या होता है वो भी बताऊंगा। अभी इसको देखो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, COP के आगे मैं बताऊंगा अभी ये COP क्या होता है। उसके बाद देखिए, मैं COP होल्ड कर रहा है नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, पेड असिस्टेंट नो, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरा एड्रेस दे रखा है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, और ये सब आपके ये सब चीजें यहाँ पे दे रखी है। और तो मैंने आपको क्या कहा कि मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर मुझे इंस्टीट्यूट ने 19 जनवरी को दिया है, 522150। अब ये तो आप बोलोगे सर आपकी स्क्रीन है, आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर पे भी डालोगे, मेरे नंबर को डालोगे, तो इस नंबर को डालोगे तो आप मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाएगी। जानवी खेलना कूदना बंद करो, ध्यान यहाँ पे दो, ठीक है। हाँ आ जाओ, समझ में आया पॉइंट। तो बेसिकली प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट, हर प्रोफेशन का अपना एक एसोसिएशन होता है जो लोगों को मेंबरशिप देता है। तो मुझे मेंबरशिप दी, आज मैं अपने नाम के आगे CA लगाता हूं क्योंकि मैं CA इंस्टीट्यूट का मेंबर हूं। ये मेरा नंबर था जो आपने देखा 522150। तो अगर आज मैं कहीं पे भी साइन करूंगा किसी भी पेपर पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे नंबर कोट करना पड़ेगा, मेरी स्टैंप है, मैं उसको लगाता हूं। दैट मींस कि हाँ ये मैं वाउच कर रहा हूं कि ये मेरा नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट। तो हर प्रोफेशन की अपनी एक एसोसिएशन होती है जो आपको एंट्री, एक सेकंड दिव्यांशी, जो आपको एंट्री देती है, आपको मेंबरशिप देती है। अगर उनको कहीं पे भी लगेगा कि हमें मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, तो वो हमारी मेंबरशिप को कैंसिल कर देंगे। यस दिव्यांशी। सर ये जो नंबर मिलता है वो जो लोग CA पास कर लेते हैं उसके बाद मिलता है ना नंबर? तो पास कर लेते हैं, उसके बाद एक दो रिक्वायरमेंट और होती है ना, जैसे CA के बाद, CA की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको फाइनल के एग्जाम्स क्लियर करने, आपको उसके बाद एक ट्रेनिंग करनी होती है। जब वो ट्रेनिंग हो जाती है और एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, ये 3 चीजें होती है। जब आपकी तीनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी, आप इन तीनों चीजों का प्रूफ सबमिट करिए और एक एप्लीकेशन लगाइए, फिर आपको ये नंबर मिल जाता है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा एक आपका मतलब पूरी वो आती है, सर्टिफिकेट आता है दैट यू आर नाउ अ मेंबर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट बियरिंग दिस नंबर। तो मेरे पास वो सर्टिफिकेट भी है, लेकिन मैंने कहा वो दिखाओ ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने कहा इतना ही काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है। पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था आपने? हाँ जी सर, मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया सारे सारे सर, वन अटेम्प्ट में ऑल एग्जाम्स क्लियर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बच्चों ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
यार क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बोला 150 करोड़ की पॉपुलेशन में इंजीनियर्स तो बहुत है, शायद करोड़ों होंगे, कई करोड़ों होंगे, लेकिन लॉयर्स इतने नहीं हैं और डॉक्टर्स इतने नहीं हैं और ऐसे ही सीए इतने नहीं हैं। अब क्या होता है, कभी आपने ऐसा सुना है, अगर मान लो कोई इंजीनियर, कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई इंजीनियर ने कहीं गलत काम किया तो हमने इंजीनियरिंग के प्रोफेशन पे गाली उठाई, लेकिन अगर कहीं एक डॉक्टर ने गलत काम किया तो हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि एम्स के डॉक्टर ने गलत काम किया या उसने गलत किया, हम बोलते सारे डॉक्टर्स ही गंदे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि डॉक्टर क्या है, व्हेन यू आर रिप्रेजेंट, मतलब जब आप किसी का एज अ डॉक्टर किसी को ट्रीट करते हो तो आपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप मेरी बात समझना, अगर जैसे अभी हो रहा है कोविड में, आप एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और मान लीजिए जैसे अभी रेमडेसिविर, ये जो भी चीजें है, मान लो डॉक्टर ब्लैक मार्केटिंग करता है इसका, तो हम लोग गाली देंगे किसको? उस डॉक्टर को गाली देंगे या सबको देंगे कि यार डॉक्टर्स ही गलत काम कर रहे हैं? ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम एक प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेडिकल काउंसिल कभी भी नहीं चाहेगा कि एक बंदे की वजह से इतने लोगों की मेहनत, इट इज नॉट इजी टू बिकम अ डॉक्टर, एक बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो सब लोगों के मुंह पे गाली पड़े या सब लोगों के मुंह पे कालिक पहुंचे, ऐसा वो एमसीआई नहीं चाहेगा। तो एमसीआई ने एक कोड ऑफ कंडक्ट ले डाउन कर रखा है जो सारे डॉक्टर्स को फॉलो करना है, और अगर कहीं पे भी वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं होता तो उस बंदे की सबसे पहले मेंबरशिप को रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही सीएस में भी, अगर मान लीजिए एक सीए कुछ गलत काम करता है, किसी क्लाइंट का पैसा चोरी करता है, किसी क्लाइंट की को के साथ गलत करता है, तो हम ये नहीं कहते कि वो सीए खराब था, हम कहते हैं सारे सीए खराब हो गए, ये तो पता नहीं इनकम टैक्स में हमारा नुकसान करा देते हैं, ऐसे कहते हैं। अब एक बंदे की चक्कर में हम ये थोड़ा ना चाहेंगे कि इतने लोगों ने जिन्होंने इतनी मेहनत से सीए की है और आज अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, उनका नाम भी खराब हो। तो सबसे पहले सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, अपनी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है न्यूज़पेपर में कि ये सीए जिसका नंबर था दिस, ये अब से हमारे इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, तो इस पर्सन के साथ अगर कोई बंदा डील करना चाहता है तो वो अपने रिस्क पे डील करे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या हुआ, हर प्रोफेशन का अपना एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। आप लोगों ने शायद 3 इडियट्स देखी होगी, 3 इडियट्स में याद करो डॉक्टर का क्या सीन था, वो जब वो जो था रेंचो, नहीं वो जो सबसे उनमें रेंचो था, कौन सा था जो सबसे ज्यादा डरा रहता था, वो क्या नाम था उसका, जो सबसे ज्यादा अंगूठियां पहनता था, राजू राजू। जब राजू के फादर की तबीयत खराब हो गई थी तो आमिर खान, राजू और उसका फादर और वो करीना कपूर वो स्कूटर पर जा रहे होते थे, याद करो वो सीन। और करीना कपूर ने डायलॉग बोला था कि इस हिप्पोक्रेटिक ओथ की वजह से हम तो फंस गए डॉक्टर्स। तो हर डॉक्टर्स को एक ओथ लेनी होती है व्हेन दे एंटर इनटू अ प्रोफेशन कि हम अपने क्लाइंट, अपने पेशेंट्स का अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे मैं आज कह रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। अभी हुआ पिछले महीने, क्या हो रहा है कि ये कोविड बहुत हो रहा था पिछले महीने, तो जैसे किसी डॉक्टर को फोन करो तो वो वर्चुअल कंसल्टेशन देता था। मतलब कुछ डॉक्टर्स तो इतने अच्छे हैं कि जिन्होंने, जैसे एक बार उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दे दी, उसके बाद आप 2 4 5 बार पूछ लो उनसे कि सर ये मेरे को ये सिम्टम आ रहा है या मेरे को अभी भी ठीक नहीं हो रहा आपकी दवाई से, तो वो ऐसे ही बिना पैसे लिए, नेक्स्ट पैसे लिए वो ठीक आपको दे देते हैं, दवाई चेंज कर देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नाम किसी डॉक्टर का नहीं लूंगा, लेकिन कुछ डॉक्टर तो ऐसे, मेरे अभी की रिसेंटली बता रहा हूँ कि मैंने उससे पूछा, उसकी फीस 800 रुपीज थी, उसने ले लिया, ठीक है, उसने अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। फिर मैंने 2 दिन बाद मैंने उसको बोला सर ये थोड़ी सी ना दवाई से मेरे को ठीक नहीं लग रहा, प्लीज इसको चेंज कर दीजिए। कह रहा है पहले 800 रुपए जमा करो। मतलब आप समझिए बात को। तो कुछ लोग इस तरीके से, एथिकली गलत है ना यार, बंदा यही तो पूछ रहा है तेरे से, ये थोड़ा ना पूछ रहा है कि तू पूरा कुछ कर, तो एथिकली गलत है। अब ये है कि अगर ये बात पता चले मेडिकल काउंसिल को तो वो एक्शन लेगी। तो हम ये नहीं चाहते, मतलब मेडिकल काउंसिल ये नहीं चाहते कि एक बंदे की वजह से पूरे प्रोफेशन में गलत नाम आए। ठीक है, चल लास्ट क्या है, सर्विस मोटिव। देखो बच्चों, आज की डेट में डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस चल गई, वो करोड़ों में कमा रहे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जब वो घुसे थे इस प्रोफेशन में तो उनका मोटिव कमाना नहीं था, उनका मोटिव था सर्विस देना। अगर आप कमाना ही चाहते हो, करोड़ों में कमाना चाहते थे या चाहते हो और सिर्फ कमाना चाहते हो, सर्विस नहीं देना चाहते, तो आपको डॉक्टर बनने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी मेहनत क्यों की? आप एमबीए करते, कोई स्टार्टअप शुरू करते, कोई हॉस्पिटल शुरू कर लेते, डॉक्टर्स को लगाते और करोड़ों में कमाते। लेकिन अगर कोई बंदा डॉक्टर बना है तो उसका मेन मकसद क्या था कि वो लोगों को सर्विस देना चाहता है और उस सर्विसिंग में वो कमा भी गया। तो मेन मोटिव किसी भी प्रोफेशन का हमेशा क्या होता है? टू रेंडर सर्विस। सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, पैसा कमाना साइड बाय साइड आता है, लेकिन मेन मोटिव क्या होता है? टू रेंडर सर्विसेज। पांचों पॉइंट समझ में आ गए?
प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आइए इनको रिलेट करते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको समझना, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा धीरूभाई अंबानी क्या कभी स्कूल गए थे, या क्या उनके पास एमबीए डिग्री थी? डू यू थिंक धीरूभाई अंबानी के पास एमबीए डिग्री थी? नहीं थी, नहीं बिल गेट्स के पास थी? नहीं थी। मैं नहीं बताता हूं, थी, अगर आपको नहीं ना थी। पता हो तो मैं बताता हूं, नहीं थी। मार्क जितने भी जकरबर्ग सक्सेसफुल हाँ? लोग होते हैं उन पे नहीं होती। ये जो ना, ये जो गूगल के पढ़े हुए कोटेशंस मत बोला कर सक्सेसफुल लोग होते। अभी मैं तेरे पॉइंट को काउंटर करता हूं। अच्छा, मार्क जकरबर्ग के पास एमबीए डिग्री है? नहीं है, वो नहीं तो है। हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है। सोशल नेटवर्क पढ़ देखना, मूवी अच्छी है, देखना। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मुकेश अंबानी के पास है? मैं बताता हूं, है। जो उसका बेटा है आकाश अंबानी, उसके पास है? बिल्कुल है। और जो उसकी बेटी है ईशा, आपने नाम तो सुना ही होगा, ईशा अंबानी जो है उसके पास भी डिग्री है। ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का मालिक कौन है? अभी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक मतलब मैनेजर कौन है? सत्य नदेला। पता है सत्य नदेला? क्या उसके पास एमबीए डिग्री है? बिल्कुल है सर। गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, उसके पास भी है। कहने का क्या मतलब है कि आज से कुछ साल पहले, 20 25 30 साल पहले एमबीए को इतना ज्यादा नहीं समझा जाता था, कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आज के टाइम पे हर इंसान चाहता है कि उसकी कंपनी को एक प्रोफेशनल मैनेजर चलाए। तो धीरूभाई अंबानी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन और वो बहुत सक्सेसफुल थे, वो बिजनेस के मतलब मैं कहता हूँ गुरु थे। लेकिन तब भी उन्होंने अपने दोनों बच्चों को एमबीए स्कूल्स भेजा। अनिल अंबानी भी एमबीए किया हुआ है, मुकेश अंबानी ने भी एमबीए किया हुआ है, और मुकेश अंबानी के सारे दोनों 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे एमबीए कर चुके हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहले, और अब में थोड़ा चेंज आया है, पहले एमबीए को इतना ज्यादा डिग्री सब्जेक्ट नहीं माना जाता था, लेकिन आज एमबीए की अपनी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। आज हमें पता है कि अगर हम एमबीए में एंट्री लेते हैं किसी अच्छे कॉलेज में, तो हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे कॉलेजेस का नाम है आईआईएम्स, एफएमआई एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि nowadays there is this thing that people are studying this subject and then they are managing the enterprise. तो पहला पॉइंट क्या हुआ, एक सेकंड बोलते, पहला पॉइंट क्या हुआ, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ है, एमबीए की मैनेजमेंट की भी अपनी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब बोल एफएफआई कौन सा है? मैंने गलत, एफएमएस एक है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एफएमएस, और एमडीआई, दो मैंने कंफ्यूज कर दिए। एक है दिल्ली में है, दिल्ली में दो। हाँ एमडीआई गुड़गांव में, और एफएमएस नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ कैंपस में। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज अगेन टॉप 5 में आता है, और एमडीआई अगेन टॉप 5 या 7 में आते हैं। एमडीआई मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो मैंने 3 नाम लिए। आईआईएम्स तो पता ही है, एबीसी अहमदाबाद, कलकत्ता एंड बेंगलोर। उसके बाद ये एमडीआई, एफएमएस, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। ओके आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा फुलफिल हुआ। और अब आगे साथ चलते साथ ये भी बताते रह करो, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन ही होता है ना ये? हाँ एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है। नहीं, और साथ में इंटीग्रेटेड भी तो हो सकता है। हाँ अभी आया है, लास्ट लेटेस्ट अभी 2-3 साल पहले आया है। एक ही कॉलेज दे रहा है, आईआईएम इंदौर, इंदौर ना? इंदौर दे रहा है, जिसमें 5 साल का कोर्स है। पहले 3 साल आपको अंडर ग्रेजुएशन है, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन है, लेकिन इसमें भी एंट्री इतनी आसान नहीं है। ग्रेजुएशन अब बढ़ जाएगी और 4 साल की हो जाएगी कब हो जाएगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ। अभी नहीं हो रही, अभी 1-2 साल नहीं हो रही, तुम्हारे टाइम तक तो नहीं होगी एटलीस्ट। चलो ओके, तो पहला पॉइंट फॉलो हो गया, यस हो गया। अब दूसरा पॉइंट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर आज आप किसी कंपनी के मैनेजर बनना चाहते हो तो डिग्री होना कंपलसरी है क्या? मुझे ये बताइए, कंपलसरी वर्ड यूज किया मैंने। अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर बनना चाहते हो तो डिग्री होना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज आप अपना स्टार्टअप शुरू कर लो, किसने मना किया है? ये स्विगी का जो मालिक है, या ये जो जितने भी स्टार्टअप्स है, उनके जो ओनर्स है, सीईओज है, वो उनके पास डिग्री नहीं है। मैंने कहा डिग्री कंपलसरी होना इज नॉट देयर। होएगी तो अच्छा है, तो अगर आज किसी के पास एक एमबीए डिग्री है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी मैनेजमेंट में, उसको इंटरव्यू में, लेकिन कंपलसरी नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ। अगर आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, डिग्री नहीं है, तब भी आप मैनेजर बन सकते हो। लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप बिना डिग्री के मैनेजर नहीं बन सकते। प्रोफेशनल एसोसिएशन, बेटा जैसे बार काउंसिल है, आईसीएआई है, आपका जो भी मेडिकल काउंसिल है, वैसे लेकिन लॉ में तो बिना आपके पास उसका
डिग्री है वो तो इलीगल है क्या क्या इलीगल है? सर, लॉ प्रैक्टिस करना बिना लॉ में थोड़ा ना बोला है, मैंने तो अपने मैनेजमेंट में बोला। मैनेजमेंट में लॉ में तो बार काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वही तो प्रोफेशन से इसको रिलेट करे कि प्रोफेशन में कंपलसरी है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, वही तो बोला। ठीक है, अब आओ टीसी। हाँ जी दिव्यांशी। सर अगर कोई मैनेजर एक्सपीरियंस्ड हो और कोई मैनेजर ने एमबीए करी है तो सर एक्सपीरियंस वाले को ही तो प्रेफरेंस। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मान लीजिए आप हम दोनों एक कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने, ठीक है, आपके पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है, तो सर बेटा वहां तो सबको डिपेंड करेगा ना आपके इंटरव्यू पे, आप किस तरीके से इंटरव्यू में क्लियर मतलब हम बोलते हैं। मैंने क्या कहा, कंपल्शन है नहीं ना, तो दोनों को इक्वल वेटेज मिलेगी। हाँ, आपको मेरे से ज्यादा वेटेज मिलेगी क्योंकि आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी है, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू एक्सपीरियंस सब चीजें काउंट करेगी। आपको एक वेटेज एक्स्ट्रा मिल सकती है, जैसे होता है ना बच्चे के एडमिशन में पॉइंट मिल जाएगा अगर आप पास रहते हो स्कूल के, लेकिन ये थोड़ा ना कि उसी बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। पता है ये बात आपको? जब बच्चों के एडमिशन होते हैं स्कूल में तो डिस्टेंस का भी पॉइंट होता है, एलुमनाई का भी पॉइंट होता है, सब होते हैं, उससे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा ना कि उसी बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। तो आपका इंटरव्यू बहुत कुछ डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट, प्रोफेशनल जॉब के साथ साथ भी कर लेते हैं तो जॉब के साथ साथ बच्चे कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ से जॉब के साथ साथ एमबीए हाँ कर लेते डिग्री, हाँ बहुत बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैं थोड़ा गलत समझ गया। प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो जैसे मैंने कहा कि बार काउंसिल है, आपकी आईसीएआई है, वैसे मैनेजर्स की भी अपनी काउंसिल है जिसका नाम है आईमा। थोड़ा सा मैंने वैसे फीलिंग्स के साथ बोल दिया, आईमा। ठीक है, आईमा नाम है इसका, आईमा। और ये हमारे दिल्ली में ही है, इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में ही है। आप लोगों ने लोधी रोड देखी हुई है? लोधी रोड पे साईं बाबा का मंदिर देखा हुआ है, बड़ा फेमस है, नहीं भी देखा होगा तो कोई नहीं, पता होगा आपको। लोधी रोड पे साईं बाबा के मंदिर के साथ वाली बिल्डिंग आईमा। आईमा क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। फायदे और नुकसान क्या है? जब आप एमबीए कर लेते हो, एमबीए करने के बाद किसी भी कॉलेज से आप आईमा की मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हो। करना जरूरी नहीं है, मेरे वर्ड्स को समझना। आईमा की मेंबरशिप अप्लाई करना जरूरी नहीं है, आप कर सकते हो। ओके सर, फायदे नुकसान क्या है? जब आप आईमा की मेंबरशिप अप्लाई करते हो और आपको आईमा की मेंबरशिप मिल जाती है, सबसे पहला फायदा आपके सीवी में आ जाएगा दैट यू आर आल्सो अ मेंबर ऑफ आईमा। पहली बात तो ये। दूसरा सर, चलो हो गया, फायदे क्या है? आईमा सेमिनार्स कंडक्ट करती है टाइम टू टाइम, बहुत बड़े बड़े लोगों के, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के, स्टार्टअप्स के एंड एंटरप्रेन्योर्स के एक्सेट्रा, वो लोगों के साथ आप लोग मिल सकते हो, आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। हम सबको पता है बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स कितने जरूरी होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपको बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिलेगा, आपको उनके एक्सपीरियंस पता चलेंगे, आपको उनसे शायद फंडिंग मिल जाए। ये सब है फायदे, लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है? इनका एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसको वायलेट करोगे तो आपकी मेंबरशिप को वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर सकते हैं। तो फायदे भी है, नुकसान भी है। मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है, आप बनो मेंबर तब भी अच्छी बात है, नहीं बनो तब भी आपकी अपनी वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये वाला जेल हो पॉइंट जाती है सर, जेल नहीं हुआ क्या? जेल हो जाती है। नहीं, जेल के प्रोविजंस है, जेल के प्रोविजंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सीए का देता हूँ। सत्यम का स्कैम सुना है? पता है सत्यम का स्कैम हुआ था कुछ, ये पता है? चलो नहीं पता, सत्यम सुना हुआ है। सत्यम सुना है? सत्यम कंप्यूटर्स था, जैसे डेल सुना है, है। एचसीएल है, वैसे कंप्यूटर्स थे इंडिया में सत्यम। मैं आपको शायद आपने इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि 2008 में हुआ था स्कैम, तो शायद आप उस टाइम पे बहुत छोटे थे। उसका मैं 1-2 मिनट लगा के बताता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा आपको। उसका जो ओनर था, राजू नाम था उसका, राजू रामलिंगन ऐसा नाम था, क्योंकि वो साउथ का था। उसने 2008 में एक खुलासा किया और उसने एक लेटर लिख के भेजा सेबी को। सेबी कौन है वो बताऊंगा। कंपनीज की एक तरीके का ना सबसे सुपीरियर बॉडीज है, जैसे आरबीआई है वैसे कंपनीज की सुपीरियर बॉडी सेबी है। उसमें एक लेटर लिख के भेजा। ऐसा मुझे सुनना, हिंदी में सुनना, बड़ा मजेदार लेटर, आप ऑनलाइन सर्च करना, राजूस लेटर टू सेबी। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपनी छाती पे एक शेर के साथ बैठा हुआ हूं। मैंने इतने सालों से एक ऐसा स्कैम किया है जिसके साथ अब मैं जी नहीं सकता, और मैं इसको फॉरवर्ड, मैं उसको लेके आ रहा हूं। तो बेसिकली स्कैम क्या था, मैं बड़ा मजेदार आपको बताता हूँ। इसने ऑडिटर्स थे कंपनी के जो ऑडिट करते थे, उनके साथ मिलकर इसने कहा कि हम ना बैलेंस शीट में एक एक जीरो बढ़ा देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो मैं मान लो 10 लाख की आपकी बिजनेस है, पहले साल 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब पकड़ में क्यों नहीं आया? क्योंकि जो ऑडिटर थे वो भी मिल गए, पकड़ में नहीं आया। तो जो चेक करते हैं ऑडिटर्स होते हैं ना, जो कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं, वो भी मिल गए।
ऐसे सालों साल बढ़ाता गया और एक जो बिजनेस 10 लाख का था वो लोगों को, शेयर होल्डर्स को दिखा दिया 10 करोड़ 100 करोड़ ऐसे दिखा दिया, तो लोगों की वो बढ़ गई, शेयर्स की वैल्यूज बढ़ गई। फिर जब पता चला तो फिर सीए इंस्टीट्यूट ने जब तहकीकात की, पूरा चेकिंग हुआ, तो पता चला कि हमारे ही ऑडिटर्स, मतलब इंस्टीट्यूट के मेंबर्स ने इस चीज को जानते हुए छुपा दिया, मतलब आगे बताया नहीं। तो अब तूने जो पूछा पुलकित, सबसे पहले उनकी मेंबरशिप रद्द हो गई, दे आर नो लॉन्गर द मेंबर्स ऑफ सीए इंस्टीट्यूट, प्लस उनके ऊपर केस चल रहे हैं, प्रोसिक्यूशन हो सकती है, बेल हो जाती है, लेकिन हाँ जेल का है, प्रोविजन है। तो ऐसे ही हर जगह डॉक्टर्स में हर जगह प्रोविजन होता है कि अगर आप गड़बड़ करते हो तो आप पकड़े जा सकते हो। ये बेल वाला सिस्टम समझ नहीं आता मेरे को। बेल वाला बेल दे system- देते हो पैसे दे लेके, नहीं, आप जिन पे बिल्कुल नहीं। सही कह रहे हो कि इंडियन में यार थोड़ा है, अब क्या कर सकते हैं, इंडिया का लॉ ही इतना हमारा वीक है, तो हम उस चीज में कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करें, है ना। चलिए ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि इसकी मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं है। यार आप तो बड़ी छोटी बात कर रहे हो, मतलब बड़े बड़े क्राइम्स में जहां आपने किसी के का मर्डर कर दिया है, उसमें भी बेल्स मिल जाती है, बस बहुत कम केसेस है जहां बेल नहीं मिलती। नॉन बेलेबल में भी मिल जाती है हाँ इंडिया वही में। तो कह रहा हूं, बहुत कम केसेस जहां नहीं मिलती। ओके नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो जैसे मैंने कहा कि आईमा की मेंबरशिप लेना ही कंपलसरी नहीं है, अगर तो एक बात बताओ, अगर आईमा की मेंबरशिप लेना ही कंपलसरी नहीं है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट है लेकिन उसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि आईमा की मेंबरशिप भी कंपलसरी नहीं है। तो हमारा ये पॉइंट भी फुलफिल नहीं हुआ। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्विस मोटिव। हमने थोड़े दिन पहले एक क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने समझा था कि अगर किसी कंपनी का, मतलब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन हमने उसमें एक और ऑब्जेक्टिव किया था, सोशल ऑब्जेक्टिव, याद है, हमने एक और ऑब्जेक्टिव किया था सोशल ऑब्जेक्टिव। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेन ऑब्जेक्टिव तो किसी भी मैनेजमेंट का क्या होता है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाना। लेकिन अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी तो ना सिर्फ वो कंपनी प्रॉफिट्स बढ़ाएगी, वो कंपनी सोसाइटी को भी सर्व करेगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट फुलफिल होता है कि अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी हुई तो वो सोसाइटी को सर्व करेगी। यहां तक अगर हुई ना, है, अगर हाँ मतलब अगर हम तो यही मान रहे हैं ना, हम तो ये एथिकली मान के चल रहे हैं कि अगर कंपनी की एथिकल मैनेजमेंट हुई तो वो सोसाइटी को सर्व करेगी। मैंने कहा कहीं ना कहीं ये पॉइंट फुलफिल हुआ, मैंने ये नहीं कहा पूरा हो गया। तो देखा जाए तो 5 में से कौन से पॉइंट फुलफिल हुए, ये पॉइंट फुलफिल हुआ। हमने इसमें बोला कि डिग्री होना कंपलसरी नहीं है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में, लेकिन अगर डिग्री होगी तो अच्छी पॉइंट, अच्छा बात है। तो मतलब हमने इसको डिजायरेबल रखा है, डिजायरेबल। प्रोफेशनल एसोसिएशन में भी मैंने बोला आईमा की मेंबरशिप लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लोगे तो अच्छी बात है, अगेन डिजायरेबल। फिर मैंने कहा कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन करोगे तो अच्छी बात है, अगेन डिजायरेबल। और ये पॉइंट तो हमारा फुलफिल हुआ। तो बेसिकली इससे हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आज एज ऑफ नाउ प्रोफेशन इज सॉरी मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज नॉट अ प्रोफेशन। लेकिन इस सब को देखते हुए और डिस्कशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो चल चुका है, प्रोफेशन के उस पे डायरेक्शन चल चुका है। हो सकता है आज से 10 साल बाद 20 साल बाद ये मैंडेटरी हो जाए कि अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हो या किसी कंपनी के मैनेजर बनना चाहते हो, सीईओ बनना चाहते हो, तो आपके पास एमबीए की डिग्री होना कंपलसरी है, आपके पास आईमा की मेंबरशिप होना कंपलसरी है, आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट शुरू फॉलो करना कंपलसरी है। हो सकता है जैसे सीए को नंबर मिलता है, जैसे डॉक्टर्स को नंबर मिलता है, जैसे लॉयर्स को नंबर मिलता है, आपका भी नंबर होएगा मेंबरशिप मैनेजर रजिस्ट्रेशन नंबर। और जब तक आपके पास वो नंबर नहीं है आप किसी कंपनी के सीईओ बन ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता है, आज नहीं है। तो एज ऑफ नाउ मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। बताइए समझ में आया, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से, आप लोग सिर्फ सुनिए, ठीक है? तो थोड़ा सा लंबा जरूर है क्वेश्चन, शुरू करते हैं। प्रोफेशन की सबसे पहले डेफिनेशन बोलेगा, सब बच्चे बोलेंगे प्रोफेशन इज एन occupation Occupation which that is based on specialized specialized knowledge and training. ठीक है, इसके 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट रहिए वेल डिफाइंड बॉडी Body of knowledge. आया से बताइए, restricted entry, बताइए professional Professional association, association. Ethical ethical code of conduct, service model. सर्विस मोटिव। एक एक करके करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, पहले प्रोफेशन एंड देन मैनेजमेंट।
all professions have a, सुनना सिर्फ सुनना, all professions have a well defined body of knowledge. This can be acquired through institutes and colleges. प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो। अब आते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों मैंने आपका होमवर्क चेक करा था, उसमें मैंने एक चीज नोटिस किया, आप ये मैंने भी नहीं बताया था आपको, मेरी गलती है। आपने एक चीज करना, जब आप दो पैराग्राफ बनाओ ना, जब आप दो पैराग्राफ बनाओ, जैसे ये बना लो ना, वैसे दो पैराग्राफ, मान लो पहला लिखा हमने वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लिखा, ठीक है, आपने हेडिंग लिखी, ये लाइन छोड़ दी, यहाँ आप लिखो प्रोफेशन, यहाँ पे आप लिखो प्रोफेशन, हेडिंग दो, फिर इसके बारे में लिखो, ठीक है, और फिर एक लाइन छोड़ के मैनेजमेंट हेडिंग, फिर इसके बारे में, ठीक है, बस ये एडिशन कर दो, ये एडिशन कर दो, बस ये हेडिंग दो। आर्ट या तो आर्ट है तो आर्ट लिखो, साइंस है तो साइंस लिखो, प्रोफेशनल मतलब हेडिंग दे दो कि हम ये पहला पॉइंट प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से उठा रहे हैं, फिर मैनेजमेंट। ओके, अब आइए इसी पॉइंट को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इंग्लिश में बड़ा अच्छी लाइन है, सुनना, ये मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ फिर इंग्लिश में बोलूंगा, बहुत अच्छी लाइन है। पूरी दुनिया में आज मैनेजमेंट को पढ़े जाना लग गया है, मतलब क्या बोलेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में देयर इज अ ग्रोथ इन स्टडिंग मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट। पूरी दुनिया में आज मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाने लगा है। दिस सब्जेक्ट comprises of a well-defined body of knowledge which can be acquired through different institutes such as IIMs in India, FMS, etc. समझ में आया पॉइंट मैंने क्या बोला? All over the world there is a marked growth. There is a growth in studying management as a subject. पूरी दुनिया में मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट की तरह देखे जाने लग गया है। This subject can be taught in different schools and colleges such as IIMs, FMS, MDIs, etc. समझ में आ गया पहला पॉइंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। पहले प्रोफेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, द एंट्री टू एनी प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड by clearing the exams or qualifying the degree. For example, to be able to become a lawyer in India, one has to clear the exams conducted by Bar Council of India. समझ में आ गया प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी पॉइंट को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। देयर इज नो कंपल्शन ऑन एनीबॉडी बिकमिंग द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी। एनीबॉडी कैन बिकम द मैनेजर ऑफ एनी कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हाउएवर हैविंग अ डिग्री इज डिजायरेबल। तो हमने दोनों पॉइंट लिख दिए कि कंपल्शन भी नहीं है और डिजायरेबल भी है। समझ में आ गया पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। There are different every profession is affiliated with a professional association that gives entry to the members, जैसे मैंने अभी आपको अपना भी दिखाया था, membership number, and also gives certificate of practice, जो मैंने COP बोला था। अब आपको बताता हूँ बेटा, जब मैंने CA क्लियर किया तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया that now I am a member of their institute। देखिए आज भी मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक और सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं COP। मैं जॉब कर सकता हूं, देखिए अगर मैं अपनी फर्म खोलना चाहूं तो मैं नहीं खोल सकता, बिकॉज मेरे पास COP नहीं है। COP की फुल फॉर्म होती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सेम डॉक्टर्स के साथ, अगर आप डॉक्टर के क्लिनिक गए हो तो उसके ना दो डिग्री होती है, हमेशा दो। एक होती है उसकी डिग्री जो उसका ये दिखाती है कि इसने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, ये डॉक्टर बन गया है। लेकिन अपना क्लिनिक चलाने के लिए उसको COP लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर वो एक सेकंड अगर वो COP नहीं लेता तो वो एज अ डॉक्टर किसी हॉस्पिटल वगैरह में लग सकता है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको COP लेना पड़ेगा। यस पुलकित, अब बताइए। COP के लिए ट्रेनिंग चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। आपको अप्लाई करना होता है, फिर COP मिल जाता है आपको। लेकिन COP लेने के बाद दिक्कत मैंने क्यों नहीं लिया वो बताता हूँ। जैसे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकते। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता, तो मेरा तो मेन काम ये है ना, इसलिए मैंने COP अप्लाई नहीं कर। जैसे फिर लोग फाइल करते हैं रिटर्न्स वगैरह, तो आप नहीं कर सकते अपनी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आज तो रिटर्न ना आप अपने पापा की बना सकते हो। आज वो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रिटर्न पे CA से ही बनवानी है। मैं करता हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी और की नहीं कर सकता एज अ CA। मतलब मैं तेरी कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे CA की कंपल्शन होती है ना, जैसे कुछ लोगों की रिटर्न CA ही बना सकते हैं, उनको अपने वहां पे सील लगानी पड़ती है, स्टैंप लगानी पड़ती है, ऑडिट। वहां पे नहीं कर सकते, वहां मैं नहीं कर सकता। ऐसा नॉर्मल जिसमें को नॉलेज है तो मैं करता हूँ, और वैसे भी करता हूँ। लेकिन अगर जहाँ मेरी स्टैम्प की जरूरत हो जाती है, मैं वहां नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास COP नहीं है और बिजनेस नहीं कर सकते सर। अगर COP है तो बिजनेस नहीं कर सकते। COP नहीं है इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको।
ठीक है, क्योंकि ये वरना वॉयलेशन हो जाएगा। अगर उनको पता चल गया सीओपी भी है और अपना बिजनेस भी कर रहा है, वॉयलेशन हो जाएगा, मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। हाँ, तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वन हैज टू टेक द मेंबरशिप ऑफ आईसीआई। अब आइए इसको जोड़ते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर वेरियस एसोसिएशंस ऑफ मैनेजर्स इन इंडिया लाइक आईमा, हाउएवर देयर इज नो कंपल्शन टू बिकम द मेंबर्स ऑफ सच एन एसोसिएशन। हमने दोनों चीजें लिख दी, है भी और नहीं। आते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। द प्रोफेशनल एसोसिएशन सच एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया has laid down a professional code of conduct which the professionals have to follow. अब आ जाइए नेक्स्ट पे, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। the professional associations like IMA has laid down the code of conduct but it is not statutory backing, मतलब उसकी कोई वो legally enforceable नहीं है। Lastly, service motive. The objective of the professional is to give service to their clients. ये हो गया प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, the objective of management is to help the organization earn profits. However, if the organization will have good management, it will also help in serving the society. पूरा समझ में आ गया? Conclusion. From the above discussion, we can conclude that the management is not a profession today. However, it is moving towards that direction. बताइए बच्चों, समझ में आया पांचों पॉइंट्स में? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी पॉइंट में? ठीक है, तो आइए अब इसको रीड भी करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए, और दो बार मैंने बोल दिया, एक बार रीड करेंगे, मेरे को लगता है 50% तो यही याद हो जाएगा। आइए, कम टू पेज नंबर 1.7। पहले डेफिनेशन मार्क करिए। इस डेफिनेशन में 3 वर्ड्स को हाईलाइट करिए, ऑक्यूपेशन को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को एंड ट्रेनिंग को। उसके बाद इसका स्लैंग लिख लीजिए, वी एंजॉय एट समर रेन पार्टी। वी एंजॉय एट समर रेन पार्टी। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, well defined body of knowledge. Karnav and Raghav, please switch on your videos. All professions are bound by or based on a well defined body of knowledge which can be acquired through examination. Underline करिए, well defined body of knowledge, examinations, instructions. Next, restricted entry. नहीं, इसका पहले नीचे पढ़ते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ए पॉइंट है उसके लेफ्ट में लिखो हेडिंग, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको हाईलाइट करना और हिंदी में समझना। अगर लिखना चाहते हो लिख भी लेना, पहले सुनना। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ मार्क्ड ग्रोथ इन स्टडीइंग मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। ब्रैकेट में मैंने लिखा है सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ? पूरी दुनिया में आज मैनेजमेंट को एक सब्जेक्ट माना जाने लगा है। समझ में आई बात? अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो लिख ले, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में ये लाइन ही आ जाती है और पूरा का पूरा केस बनता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कब आपको पूरा मैनेजमेंट का नेचर लिखना है और कब आपको पिग गोस टू एमसीडी वाला लिखना है। तो इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लीजिए। इट इज बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच कैन बी एक्वायर्ड एट डिफरेंट कॉलेजेस एंड स्कूल्स सच एज आईआईएम्स इन इंडिया। अंडरलाइन करिए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अंडरलाइन करिए द कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ऊपर पढ़ेंगे पहले। The entry to a profession is restricted through an examination or acquiring a degree. Underline करिए restricted, underline करिए examination, underline करिए degree. For example, to become a chartered accountant, a candidate has to clear the exams conducted by the Institute of Chartered Accountants of India. अब नीचे आ जाइए, B पॉइंट के लेफ्ट में लिख के restricted entry. There is no restriction on anyone being designated or appointed as the manager in any business enterprise. Anyone can be called as a manager, irrespective of the educational degree. However, it is not meant. So, although it is not mandatory for a manager to possess degree, but having a degree is desirable. आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? थर्ड पॉइंट पे आइए। Professional associations, all professions are affiliated to a professional association which regulates entry, underline करिए regulates entry, grants COP. अब आपको पता है COP का मतलब, and formulates a code of conduct. तो ये एसोसिएशन 3 चीजें करती है, मेंबरशिप देती है, COP देती है और कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है। तीनों चीजें समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल,
To be able to practice in India, lawyers have to become the members of Bar Council of India. नीचे आ जाइए सी पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे प्रोफेशनल एसोसिएशन लिखा हुआ है वहां पे. There are several associations of practicing managers in India like AIMA, फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, दिल्ली में ही लोधी रोड पे ऑफिस है, that regulates the activities of its members. However, there is no compulsion, underline करिए, there is no compulsion for the managers to become the members of such an association, nor does it have any statutory backing. क्या मतलब हुआ? लीगली भी ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली भी इसकी कोई इतनी औकात नहीं. ठीक है, ओके आगे चलते. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. Behavior ही तो है code of conduct किसके लिए, कि आपको कैसे behave करना है. For example, all doctors take the oath of ethical practice when they enter into the profession. आइए next page पे. इसको पढ़ते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. There are several associations of practicing managers in India like AIMA, which has laid down a code of conduct for its members. There is, however, no compulsion on the managers to become the members of such an association. वही ठीक है ना, वही पॉइंट लिख दिया कि ना तो वो कंपल्शन है ना ही वो एनफोर्सेबल. सर्विस मोटिव. The basic motive of a profession is to serve the पिछले पेज पे आइए, client's interest by rendering dedicated and committed service. Underline करिए dedicated and committed service. अब आइए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. The basic purpose of management is to help the organization achieve its goals, which may be profit maximization. However, profit maximization as the objective of management does not hold true and is fast changing. Therefore, if an organization has good management that is effective and efficient, it automatically serves the society. तो बच्चों आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद आप सीधा आ सकते हो if an organization वाली लाइन पे, बीच की लाइन कट कर सकते हो. However, profit maximization as the objective of management does not hold true and is fast changing को कट कर सकते हो. सीधा आ जाइए. If an organization has good management which is effective and efficient, it will automatically serve the society by providing good quality products. जीके जरा वीडियो ऑन कर. आइए अब इसकी कंक्लूजन पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी कंक्लूजन है. Although management does not satisfy all the requirements of a profession, although management does not satisfy all the requirements of a profession, it is to a large extent profession in character. वैसे तो वो profession की सारी characteristics follow नहीं करते, लेकिन तब भी वो एक profession है. Today it may not be recognized as a full-fledged profession like lawyers etc., but very soon it will become a full-fledged profession. बताइए बच्चों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अब मेरी एक बात को सुनना. पिछली बार भी पुलकित ने भी पूछा था, मैंने बताता हूँ. मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में नेचर का जो मतलब है ना, अगर नेचर ऑफ मैनेजमेंट लिखने को आता है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखनी. मैंने ये बोली थी बात. अब मैं थोड़ा सा ना एक दो केसेस आपके सामने रखा हूँ, सुनना, लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, समझना. बेटा अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो लिख सुन लीजिए, समझना. तो आप डायरेक्टली वो लिख के आओगे, पिक गोस टू एमसीक्यू. ठीक है. अगर क्वेश्चन केस स्टडीज बेस्ड आते हैं, उसमें सारे आपको हिंट्स मिल रहे हैं परवेसिव इंटेंजिबल के, तब भी आप वो लिख के आओगे. अगर क्वेश्चन केस स्टडीज में आता है और इन तीनों की जगह, इन तीनों पे कहीं ना कहीं पॉइंट हो रहा है, इन तीनों पे कहीं ना कहीं पॉइंट हो रहा है, किसी में भी, या तो आर्ट में या साइंस में प्रोफेशन में, तो आप ये लिख के आओगे नेचर में. ठीक है. अगर नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेन द ट्रू नेचर, तो आप ये लिख के आओगे. अब अगर आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना होगा एज आर्ट साइंस प्रोफेशन बताना होगा. समझ में आया कब क्या लिखना है? ये बात समझ में आई आपको? कब कौन सा लिखना है, डायरेक्टली वाला कब लिखना, कब क्या लिखना. अब बच्चों ऐसा है, मेरे को आपसे ना एक दो चीजें डिस्कस करनी है. एक मिनट. ऐसा है बच्चों कि आइए बच्चों देखो, आज में हम इतना ही करेंगे. ठीक है. अब एक बार इस पेज पे आइए, कम टू पेज नंबर इस पेज पे आइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हाँ, पेज नंबर 1.10 पे आइए. आप नीचे देख लो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखा है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5. बेटा इसमें मैंने लिखा हुआ है जस्ट रीड. इसको लेकर आप जस्ट रीड नहीं करोगे, आप इसको याद करोगे. हम क्यों नहीं पढ़ेंगे इसको क्लास में, मैं बता देता हूँ. क्योंकि आपको पता है ये 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक, 4, 5, 6, 7, 8 ये चैप्टर्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें? ठीक है. आज हमने क्लास में कम किया है, इसलिए आपका 2 होमवर्क है. अब सुनिएगा, और आज आपका होमवर्क भेजना है मेरे को 5 बजे तक. मैं आपको होमवर्क सबको भेजना है 5 बजे तक. ये नहीं कि सिर्फ चॉकलेट वाले, सबको भेजना है 5 बजे तक. होमवर्क कम दूंगा, ज्यादा नहीं दे रहा. होमवर्क क्या है वो नोट डाउन कर लीजिए. और अगर टाइम आज ही भेजना है, ये नहीं कल. और करना होमवर्क भेजना है, ये नहीं कि होमवर्क भेजना ही भेजे ना. आपको प्रोफेशन याद करना है,
आपको प्रोफेशन याद करके 2 टाइम्स लिखना है, और ये जो 5 फंक्शंस है इनको सबके बारे में सिर्फ 2-2 लाइन, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 लाइन याद करके, सिर्फ 2-2 लाइन है एक बार, बस ये है आपको 1 टाइम। ज्यादा नहीं दूंगा होमवर्क आपको, प्रोफेशन एक ही क्वेश्चन है मेन, तो प्रोफेशन याद करके 2 बार लिखना है, और 5 फंक्शंस को सबके बारे में मैक्सिमम 2 लाइंस, मतलब मैक्सिमम नहीं मिनिमम 2 लाइंस, मैक्सिमम तो मतलब बच्चे बोलेंगे लिखते ही नहीं, मैक्सिमम थी, मिनिमम 2 लाइंस लिखनी है आपको, और एक बार लिखना है डिटेल में। ये आज मुझे आपको 5 PM तक भेजना है। कल हम 2:30 बजे मिल रहे हैं, और हम, हाँ जी बोलिए बेटा। सर कल क्लास मत रखो सर, इतनी सारी क्लासेस अपने लिए, टाइम खत्म हो गया। क्या कह रहे हो? मैंने, आप क्या कह रहे हो? अभी आज हॉलीडे होमवर्क भी करना है सर, कल क्लास। कल क्लास ना रखो, अभी कह रहे हो? यस सर। अच्छा अगर चलो, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं कल की जगह मंडे, मैं आप एक बार, अब हमारी क्लास कल नहीं मंडे को 12 बजे होगी ट्यूसडे की जगह पे, और मंडे को हम टाइम भी डिसाइड कर लेंगे अपने आगे के क्लासेस का। आप ये होमवर्क मुझे आज ही 5 बजे तक भेजोगे। अभी इस चैप्टर में 2 क्लास लगेगी, एक मंडे ले लेंगे, एक वेडनेसडे या कभी करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ऑल ओके? ठीक है, तो वी आर मीटिंग नाउ मंडे एट 12 o'clock, 12:10 तक, ठीक है। चलो ओके, और करना आप लोगों को ये होमवर्क भी, और लास्ट क्लास का होमवर्क भी भेजो, ओके। चलो ओके बाय। हाँ किसी को कुछ पूछना है तो रुक जाइए, मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर